विदेशी चंदे से जुड़े कानून यानी FCRA में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसे लेकर विपक्षी नेताओं से लेकर अमेरिका तक में सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक FCRA संशोधन बिल पर 12 अगस्त को चर्चा होगी और गृह मंत्री अमित शाह इसका जवाब दे सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ये बिल चर्च मस्जिद के गले का फंदा बनेगा। सरकार की दुविधा क्या है और क्या ये सदन में पास हो पाएगा, तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये बिल है क्या। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वह कानून है जो विदेश से आने वाले दान और फंड पर नजर रखता है, ताकि विदेशी पैसा देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द या राष्ट्रीय हितों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो पाए। 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने FCRA बनाया था। मकसद था कि विदेशी ताकतें NGOs, शिक्षण संस्थानों और ट्रस्टों को फंड देकर भारत के अंदरूनी मामलों को प्रभावित ना कर सके। इसके बाद 2010 में मनमोहन सिंह सरकार और 2020 में मोदी सरकार ने इसे और सख्त कर दिया। NGOs के प्रशासनिक खर्च की सीमा 50% से घटाकर 20% कर दी गई। विदेशी पैसा दिल्ली की एक तय SBI ब्रांच के खाते में लेने का नियम आया और बड़ी NGOs के छोटे NGOs को फंड देने पर भी रोक लगा दी गई। अब 2026 में सरकार ने 3 बड़े बदलाव किए हैं। पहला, NGOs को बताना होगा कि विदेशी पैसा किस काम और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खर्च होगा। ये नियम जून 2026 में लागू है। दूसरा, विदेशी फंड से पूजा स्थल, धार्मिक शिक्षा और सत्संग जैसी गतिविधियां कर सकते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। ये नियम भी जून से लागू है। तीसरा और सबसे अहम, अगर किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म या रद्द हो जाता है तो विदेशी चंदे से बनी उसकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा और देखरेख सरकार द्वारा नामित अथॉरिटी करेगी। इसी प्रावधान को FCRA संशोधन विधेयक में शामिल किया गया है। बिल 25 मार्च को लोकसभा में पेश हुआ था और अभी पास होना बाकी है। अब सवाल है कि ईसाई मशीनरी और NGOs इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इनकी 3 बड़ी चिंताएं हैं। पहली, सालों पुरानी जमीन और संपत्ति खोने का डर। NGOs को डर है कि रजिस्ट्रेशन रिन्यू ना होने या आवेदन खारिज होने पर उनकी संपत्ति सरकार के नामित अधिकारी के पास जा सकती है। CBCI ने भी छोटी मोटी गलतियों पर इतनी सख्त कार्रवाई का विरोध किया है। हालांकि अमित शाह ने कहा है कि नियम पुराने मामलों पर लागू नहीं होंगे और ये बिल ईसाइयों के खिलाफ नहीं है। दूसरी, ईसाई संस्थानों को टारगेट करने का आरोप। कुछ ईसाई संगठनों और कांग्रेस का कहना है कि इससे अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे NGOs और सामाजिक संस्थानों को नुकसान हो सकता है। तीसरी, विदेशी फंडिंग कम होने की चिंता। NGOs के मुताबिक सख्त FCRA नियमों के कारण विदेशी फंडिंग पहले ही काफी कम हुई है। फिलहाल करीब 16,000 संस्थाएं FCRA के तहत रजिस्टर्ड है, जिन्हें सालाना करीब 22,000 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिलती है। NGOs को डर है कि नए नियमों का असर स्कूल, अस्पताल और सामाजिक सेवाओं पर पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इसे पास करा पाएगी? FCRA संशोधन बिल सामान्य विधेयक है, इसलिए इसे पास कराने के लिए साधारण बहुमत चाहिए। लोकसभा में 3 सीटें खाली हैं, ऐसे में बहुमत के लिए 271 वोट चाहिए, जबकि NDA के पास 318 सांसद है। राज्यसभा में बहुमत के लिए 123 वोट चाहिए और NDA के पास 152 सांसद है, यानी सरकार के पास पर्याप्त संख्या है। फिर दिक्कत क्या है? असल चुनौती बिल की टाइमिंग है। सरकार की प्राथमिकता फिलहाल FCRA से ज्यादा परिसीमन बिल है, जिसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। बजट सत्र में सरकार इसे पास नहीं करा पाई थी और 54 वोट कम पड़ गए थे। अब सरकार NDA के बाहर से भी समर्थन जुटा रही है। JMM के 3 सांसद समर्थन कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक BJP ने DMK के 22 सांसदों से भी बात की है। वहीं सुप्रिया सुले ने शर्त के साथ परिसीमन बिल के समर्थन की बात कही है। NCP के पास 8 सांसद है, यानी संभावित समर्थन के साथ सरकार के पास 351 तक वोट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ विपक्षी सांसदों के वोटिंग से गैर हाजिरी रहने की भी उम्मीद है, लेकिन असली पेच FCRA बिल पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DMK और NCP यानी कि शरद पवार गुट इसके खिलाफ है, जबकि YSR कांग्रेस भी खुश नहीं है। इन पार्टियों को डर है कि FCRA के नए नियमों का असर उनके ईसाई और मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर ये दल FCRA का विरोध करते हैं लेकिन परिसीमन बिल का समर्थन, तो सरकार के सामने दोनों बिलों पर समर्थन जुटाने की चुनौती बनी रहेगी। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।